संविधान की धारा 25 के तहत हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और समझने और उस धर्म को अपनाने का अधिकार है। आर्टिकल 25 हम उसे कहते हैं। बहुत आसानी से वो लोग मिशनरियों के बहकावे में आते हैं और अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस कानून के बावजूद अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो ये कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात है। नन को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको भेज दिया गया जेल। ये जानबूझ करके नन को परेशान किया गया। परेशान करने के साथ साथ ये उनके साथ जो है जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती कैसी? उन्हें बताया गया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे थे। कितनी सच्चाई है ये तो विवेचना पे ही जानकारी मिलेगी, ये हमें पता नहीं है। और केरल से यदि 5 सांसदों का समूह यहाँ पहुँचा, पहले तो समूह को गेट पे रोक लिया गया। वो रायपुर पहुँचे, रायपुर के बाद यहाँ पहुँचे, समूह को गेट पे रोक लिया गया, उन्हें अंदर एंट्रेंस नहीं दी गई। बात परमिशन की चल रही थी कि इनके पास परमिशन नहीं था। यदि परमिशन नहीं थी तो वो सांसद है, वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि बिना परमिशन के यहाँ तक आ जाएंगे, इतनी दूर आ जाएंगे। बहुत दूर है केरल। केरल कोई 100-150 किलोमीटर दूर तो है नहीं दुर्ग भिलाई से। देखिए, तारीफ करनी होगी केरल की मीडिया की और तारीफ करनी होगी उन लोगों की जो 2 नन के लिए केरल की तमाम मीडिया, 1 दर्जन से ज़्यादा मीडिया जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी बोल नहीं पाते, वो लोग अगर इतनी दूर आकर के वो लोग जो नन है उनके लिए चर्चा कर रहे हैं, उनका न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, तो केरल की मीडिया काबिल तारीफ है। केपी न्यूज़ प्रेजेंट सीमांत का ओपन स्टूडियो। इस सेगमेंट को इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि अगर खबर ग्राउंड की है तो उसे स्टूडियो से ना बता करके ग्राउंड पे खड़े होकर के इन तमाम भीड़ के बीच आपको वो जगह पर सारी चीज़ें बताई जाए, दिखाई जाए जो चीज़ें वाकई ज़मीन पे हो रही हैं। और इसीलिए ज़मीन पर उतरना ज़रूरी है। इसलिए इस सेगमेंट की आज अभी से शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत एक ऐसे शख्स के साथ जो कई दफ़ा चैनल में हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट और एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि हर बार नए नए चीज़ों को लेकर के हम लोग आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। हितेश शर्मा मेरे साथ हैं और इनसे बात करने का तात्पर्य वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक पॉइंट जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है, शब्द है धर्मांतरण, और इस पर ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है। तो हमने सोचा कि दुर्ग से ये सारी शुरुआत होती है तो क्यों ना दुर्ग के इस चौराहे से इस बात की भी शुरुआत हो। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा मैं आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़मीनी हकीकतों को अच्छे से समझते हैं, रिपोर्टिंग आप बारीकियों से करते आए हैं शुरू से। धर्मांतरण एक नया चीज़ नहीं है, शब्द नया नहीं है, शब्द काफ़ी पुराना है, लेकिन नियम के अनुसार क्या मायने रखता है ये भी एक सवाल है। दूसरी चीज़ कि अभी जो चीज़ें देखी आपने, आप भी दुर्ग जेल में थे, अंदर क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ निकल के आया, इस पर हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे लोगों तक, क्योंकि सरल भाषा में हम लोगों को बता पाएंगे तो वो सरल भाषा में समझ पाएंगे। पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूँ सीमांत कि आपने बिल्कुल सही कहा। आपका सेगमेंट बहुत प्यारा है कि वाकई में जब जनता के बीच की बात है, जब पूरे मुद्दे जब सड़क पर हो रहे हो तो एक बंद कमरे में बैठ के चर्चा क्यों की जाए। सड़क पे होनी चाहिए चर्चा, जिससे लोगों को ये समझ आए। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपकी बड़ी शानदार है और केपी न्यूज़ को मैं बहुत बधाई इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना कलेवर और तेवर दोनों बदला। बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो, इस देश के अंदर में, भारत देश के अंदर में, इस देश में संविधान की धारा 25 के तहत हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और समझने और उस धर्म को अपनाने का अधिकार है। आर्टिकल 25 हम उसे कहते हैं। बिल्कुल। अब हुआ ये है कि धर्मांतरण बहुत पुराना शब्द है, आज का शब्द नहीं है, और लगातार इस धर्मांतरण के शब्द को लेके आपने और हमने लगातार कई सालों तक रिपोर्टिंग भी की है, ऐसे मामले सामने आए। लेकिन होता क्या था कि चूंकि छत्तीसगढ़ में अब तक उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा, जशपुर वाला इलाका और बस्तर वाला इलाका, अभी तक धर्मांतरण यहीं हुआ करते थे। लोगों का ये आरोप लगता था कि यहाँ ट्राइबल जाति के लोग ज़्यादा हैं, आदिवासी समुदाय की बहुलता है, इसीलिए बहुत आसानी से वो लोग मिशनरियों के बहकावे में आते हैं और अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि धर्म परिवर्तन की जो इकाइयाँ हैं ये मैदानी इलाकों में आ चुकी है। जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहर जो अपने आप में बड़े शहर हैं, इन बड़े शहरों में भी यदि धर्मांतरण की चर्चा होने लगे तो कहीं ना कहीं विद्या विचारणीय और चिंतनीय। इसलिए विचारणीय मुद्दा है
क्योंकि यदि ऐसे इलाकों में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल प्रदेश जरूर है, लेकिन आदिवासी यहाँ केवल सरगुजा जशपुर वाला इलाका और बस्तर वाला इलाका वहीं तक सिमटे हुए हैं। जी। दुर्ग भिलाई में आपको आदिवासी बहुत ना के बराबर मिलेंगे, कम मिलते हैं। लेकिन इसके इतर यदि ये बात सामने आती है कि यहाँ भी अगर धर्मांतरण हो रहा हो तो ये विचारणीय मुद्दा तो है, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने धर्मांतरण को लेकर के कई बार कठोर कानून बनाए हैं, कई बार विधानसभा में कानून पारित किए गए हैं और कठोरतम से कठोरतम कानून भी सामने आए। लेकिन इस कानून के बावजूद अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो ये कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात है। तीसरी बात ये है कि अभी 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पे एक हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ बजरंग दल है जिसने जमकर हंगामा किया और उन्होंने ये बताया कि 2 नन थी, एक नन डिंडौरी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, तो दूसरी नन जो थी वो रहने वाली थी आगरा की। 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियां बस्तर की थी, ओरछा और नारायणपुर जैसे इलाके थी जो कि काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। उन इलाकों की 3 लड़कियों को एक युवक अपने साथ लेकर के जा रहा है। सूचना मिली, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जांच पड़ताल की गई, विवेचना की गई और फिर जीआरपी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत धारा 143 बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत 143 का एक मामला दर्ज कर दिया। अब दर्ज कर दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नन को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको भेज दिया गया जेल, दुर्ग के सेंट्रल जेल में, जहां आप भी मौजूद थे। जी, वहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर वो लोकसभा और आवाज़ उठती है, ट्वीट किए जाते हैं और उसके बाद मामला और गर्म हो जाता है। देखिए, बिल्कुल जो दोनों नन थी वो कहीं ना कहीं कैथोलिक समुदाय की बताई जा रही है। और जब ये पूरा माजरा सामने आया तो सबसे पहले बाकायदा लोकसभा में AIUDF के सांसदों ने और इंडी ब्लॉक के कुछ सांसदों ने प्रदर्शन किया। जी। उन्होंने बताया कि जानबूझ करके नन को परेशान किया गया। परेशान करने के साथ साथ ये उनके साथ जो है ज़बरदस्ती की गई। ज़बरदस्ती कैसी? उन्हें बताया गया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे थे। कितनी सच्चाई है ये तो विवेचना पे ही जानकारी मिलेगी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और केसी वेणुगोपाल है जो कि केरल के ही लोकसभा के सांसद है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा। पत्र किसको लिखा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। उन्होंने उस पत्र में ये बताया कि जो दोनों नन थी वो सही, कैथोलिक समुदाय से वो मायने रखती है और कैथोलिक समुदाय से आती है। जो 3 युवतियां उनके साथ जा रही थी, जबरदस्ती छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कर दिया। धारा 143 ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज हो गया, जो कि उस स्तर का मामला नहीं है। जिसके बाद विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया, बाकायदा मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस तरह की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद बाकायदा उन्होंने ये किया और जो काम बजरंग दल ने किया है वो सही। अब इतना ही नहीं हुआ सीमांत, इस पे अब दुर्ग के लोकसभा के सांसद है विजय बघेल, उन्होंने भी एक पत्र लिखा। उन्होंने भी बजरंग दल की कार्रवाई को सही ठहराया और बताया कि इस तरीके की जो हरकत है वो नन के द्वारा की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब कहानी ऐसी बदली कि 5 सांसद, केरल के सांसदों का एक समूह दुर्ग पहुंचा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे। देखिए केरल बहुत दूर है, बिल्कुल, और केरल से देश का सबसे आखिरी छोर है केरल, और केरल से यदि 5 सांसदों का समूह यहाँ पहुंचा, पहले तो समूह को गेट पे रोक लिया गया, वो रायपुर पहुंचे, रायपुर के बाद यहाँ पहुंचे, समूह को गेट पे रोक लिया गया, उन्हें अंदर एंट्रेंस नहीं दी गई। एंट्रेंस नहीं दिए जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर जमकर तमाशा भी हुआ। तमाशा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए सांसद है, संवैधानिक पद पे है, लोकसभा की कार्रवाई छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को उनको अंदर आने देना था, पहली बात। दूसरी बात परमिशन की चल रही थी कि इनके पास परमिशन नहीं था। यदि परमिशन नहीं थी तो वो सांसद है, वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि बिना परमिशन के यहाँ तक आ जाएंगे, इतनी दूर आ जाएंगे। बहुत दूर है केरल कोई 100-150 किलोमीटर दूर तो है नहीं दुर्ग भिलाई से, तो उनके पास कोई पुख्ता परमिशन होगी तभी वो लोग पहुंचे। फिलहाल ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर बहुत मशक्कत के बाद उन्हें अंदर आने दिया गया। जिसके बाद जो लोकल, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के स्थानीय कांग्रेस के नेता थे वो भी पहुंचे, अरुण वोरा थे, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री रहे, उनको भी आप जान रहे हैं, वो भी थे, और तमाम तरह के जो नेता थे लोकल वो भी थे। लेकिन इन सब के बीच में केरल के सांसदों का जो जुगल था वो बाकायदा अंदर गया, चूंकि महिला बंदी प्रकोष्ठ का जो प्रकोष्ठ है वो अलग है, वहाँ गए और लगभग 40 मिनट तक
उनसे बातचीत करने के बाद जो सांसदों का दल बाहर निकला। इसी बीच एंट्री होती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल भी पहुंचे लाव लश्कर के साथ। भूपेश बघेल ने केरल के सांसदों से मुलाकात की और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि केरल के सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उन्होंने जेल डीजी से चर्चा की, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने डीजी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बताया कि आखिर उन्हें मिलने दिया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर अब बजरंग दल ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। अब कहीं ना कहीं सियासत जो है वो उफान पर है। देखिए, मौसम भले ठंड का है, मौसम भले हल्का सर्द है, मौसम भले बरसात का है, लेकिन सियासी पारा गर्म है। दुर्ग में पॉलिटिकल हीट जो हीटिंग है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं केरल के सांसदों का आना, छत्तीसगढ़ के नेताओं का आना, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एंट्री होना और केरल की मीडिया, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, तारीफ करनी होगी केरल की मीडिया की और तारीफ करनी होगी उन लोगों की जो 2 नन के लिए केरल की तमाम मीडिया, 1 दर्जन से ज़्यादा मीडिया जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी बोल नहीं पाते, वो लोग अगर इतनी दूर आकर के वो लोग जो नन है उनके लिए चर्चा कर रहे हैं, उनका न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, तो केरल की मीडिया काबिल तारीफ है। अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं कमतर हम लोग हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि शायद हिंदी भाषी जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेग पुलिंग में बहुत ज़्यादा रहती होगी, ये हो सकता है। लेकिन केरल की मीडिया ने जो आज यूनिटी दिखाई, उनका जो यूनाइट था वो काबिल तारीफ था। क्योंकि देखिए, केरल की मीडिया जब वहाँ पहुंची तो गेट के बाहर उन्हें रोक दिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की। पूरी केरल की मीडिया बाहर खड़ी थी, आप और हम भी थे। और फिर जब हम अंदर आने लगे तो बाकी लोगों को देखने के बाद शायद जेल प्रशासन का दिल पसीजा होगा, फिर ऐसा लगा होगा कि बहुत दूर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। और कुछ पत्रकारों ने इंटरफेयर भी किया इसके लिए कि वो आए हैं, दूर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। भले देखिए, भले हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। हम भी उसी चीज़ को कवर करने पहुंचे थे, केरल की मीडिया भी उसी चीज़ को कवर करने पहुंची थी, जिसके बाद केरल की मीडिया भी यहाँ पहुंची। फिलहाल इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों आमने सामने। बीजेपी कैसे आमने सामने है? देखिए, A.K. एंटोनी के पुत्र हैं अनूप एंटोनी, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और केरल बीजेपी ने भी बाकायदा एक ग्रुप बनाया है अपना, एक जो टीम बनाई है फैक्ट फाइंडिंग चेक करने के लिए। वो केरल की एक मीडिया यहाँ केरल बीजेपी का जो ग्रुप है वो पहुंचा है। अनूप एंटोनी सुबह छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है, उनसे बात कर चुके हैं। विजय शर्मा है, विजय शर्मा से उनका मुलाकात हुई, लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है। और अब इस पूरे मामले पर केरल बीजेपी का जो ग्रुप है वो भी अब नन से मुलाकात करने के लिए दुर्ग के सेंट्रल जेल पहुंचने वाला है। जी सीमा, धर्मांतरण जो शब्द है इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि अपनी इच्छा से जाना एक अलग चीज़ है, बरगला करके जाना, उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ये क्लियरिफिकेशन कैसे हो? क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी ये बोलती है कि हम किसी भी तरह से कोई प्रलोभन नहीं देते, दूसरी तरफ लगातार आरोप लगते हैं कि प्रलोभन दिए जाते हैं। इस पर कोई खुल के कोई चीज़, सफ़ेद चीज़ों सामने नहीं आती, सच्चाई सामने नहीं आ पाती। कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण जहाँ तक मुझे लगता है या मैं समझता हूँ वो ये भी है कि सरकारों का अंतिम व्यक्ति तक विकास का न पहुँचना। आज भी आप देखिए, बस्तर विकास से अछूता है, विकास होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा में भी बहुत हद तक जो विकास नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों तक सरकार की कई योजनाएं नहीं पहुंच पाती। पहला कारण ये। दूसरा, भारत के संविधान के अनुरूप हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है, क्योंकि आप और हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हैं, लोकतंत्र है और आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक आप और हम हैं। तो आपको और मुझे अपना धर्म चुनने की पूरी आज़ादी है। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ मैं उसी धर्म में रहूँ, या आप जिस धर्म में पैदा हुए उसी में रहें, या आप धर्म परिवर्तन करना चाहे, ये आपके समक्ष एक आपका राइट्स है, ये अधिकार है, जिसको कहा जाए एक अधिकार होना। जैसे हम मानवों के अधिकार की बात करते हैं तो ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप चाहें तो अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। अब लालच के तौर पे धर्म परिवर्तन करना या फिर अपनी इच्छा के अनुरूप धर्म परिवर्तन करना, ये सब शोध और जांच के विषय होते हैं। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब उसने किन स्थिति परिस्थितियों में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया है, ये धर्म स्वीकार करने वाला जानता है, और उसकी जो स्थितियाँ हैं, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, ये बताता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने और हमने देखा है कि जो समुदाय है वो आज तक, जैसे आप और हम मीडिया से लगातार हैं, हम लोग कवरेज करने का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित आप और हम हैं, लेकिन अब तक ऐसा
कोई केस तो अब तक सामने नहीं आया है कि जबरन किसी को जबरन हाथ किसी- पैर बांध के हाँ। उसको ईसाई बना दिया गया हो। ये भी हमने नहीं कभी है, नहीं सुना बिल्कुल नहीं। कि मेरे हाथ पैर बांध दिया और मुझे ईसाई बना दिया, ये भी नहीं हुआ है। तो मेरा कहना यही है कि यदि इस तरीके के आरोप लगते हैं तो पहले उन आरोपों की और उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। उस जांच के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे तो शायद ये बेहतर होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इस देश का संविधान आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपने अनुरूप, आप जैसा चाहे, जो धर्म चाहे, जिस धर्म में आप रहना चाहे, आप धर्म अपना सकते हैं। ये संविधान की आज़ादी है और इस आज़ाद भारत की ये स्थितियां हैं। तो इसीलिए इसे इस सेगमेंट को नाम दिया गया था कि ओपन तरीकों से हम लोग अपने विचार को खुले तौर पे रख सकें। इसलिए हमने वरिष्ठ पत्रकार हितेश शर्मा से बातचीत की, इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आने वाले समय में भी ऐसे कई गंभीर मुद्दे आएंगे जिस पर हम बातचीत करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।